दोस्तों, ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच ने पहले ही दिन ऐसा तूफान मचा दिया कि पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इस मुकाबले पर टिक गईं। जहां साउथ अफ्रीका ने तेज शुरुआत की थी, वहीं भारतीय गेंदबाज खासकर जसप्रीत बुमराह ने मैच को पलटकर रख दिया। सिर्फ 159 पर मेहमान टीम को ऑन आउट करने के बाद भारत ने भी बल्लेबाजी में संभलकर कदम बढ़ाए। आज का पूरा दिन उतार चढ़ाव, रोमांच और भारत की जबरदस्त गेंदबाजी से भरा रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके फैसले के साथ ही मैदान में ओपनर्स एडन मार्कराम और रयान रिकेल्टन बल्लेबाजी शुरू करने के लिए उतरे। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद के साथ पारी की शुरुआत की। शुरुआत के कुछ ओवरों में बुमराह बेहद नियंत्रित और धारदार गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी लाइन और लेंथ बेहतरीन थी। दूसरी तरफ सिराज थोड़े महंगे साबित हुए। चौथे ओवर में रिकेल्टन ने उन्हें लगातार 2 चौके झड़कर दबाव बनाया। इसके बाद छठे ओवर में मार्कराम भी पीछे नहीं रहे और सिराज को लगातार 2 चौके मार दिए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जल्दी ही समझ लिया कि सिराज को राहत देने का समय है, इसलिए उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और अक्षर पटेल को गेंद थमाई। हालांकि अक्षर पटेल से उम्मीद थी कि वे रन रोकेंगे, लेकिन मार्कराम ने उन पर पूरा आक्रामक रुख अपनाया। खासकर जब बॉल थोड़ी धीमी पड़ती, मार्कराम आगे बढ़कर शॉट मारते। केवल 10 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका ने 50 रन पूरे कर लिए थे। उनका खेल एक टेस्ट मैच से ज्यादा एक दिवसीय मुकाबले जैसा लग रहा था, तेज, आक्रामक और जोखिम उठाने वाला। भारतीय दर्शकों को थोड़ी चिंता भी होने लगी थी कि कहीं मेहमान टीम बहुत बड़ा स्कोर न खड़ा कर दे। लेकिन 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद थी। वो अपने एक खास अंदाज में वापस आए और मैच का पहला विकेट लिया। बुमराह की गेंद रिकेल्टन की स्टंप्स उड़ाते हुए गई। ये एक शानदार गेंद थी। राउंड विकेट 140 की रफ्तार पर, जो बस हल्का सा मूव हुई और बैटर का बाहरी किनारा बीट करती हुई सीधे स्टंप्स में जा लगी। रिकेल्टन केवल 23 रन बनाकर आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 97 के स्कोर पर गिरा। इस विकेट के साथ ही दर्शकों में जोश भर गया। रिकेल्टन के आउट होने के बाद व्यान मुल्डर क्रीज पर आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए परेशानी यही खत्म नहीं हुई थी। 13वें ओवर में बुमराह ने एक और शानदार विकेट झटका। इस बार शिकार बने एडन मार्कराम। बुमराह की गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और लाइन 5वें स्टंप के बाहर। मार्कराम ने सोचा कि गेंद को हल्के से खेलने में कोई नुकसान नहीं होगा, पर गेंद उछलकर उनके बल्ले के कंधे पर लगी और सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के पास चली गई। पंत ने दाईं तरफ डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। मार्कराम 31 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट 62 के स्कोर पर गिरा। बुमराह को देखकर साफ लगता था कि वो किसी खास जोन में गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों ओपनर्स को उन्होंने अपनी क्लासिक गेंदबाजी से आउट किया। अब बारी थी कप्तान टेम्बा बावुमा की, लेकिन उनका टिकना भी मुश्किल साबित हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन गेंदबाजी को मौका देने का फैसला किया और गेंद कुलदीप यादव को दी। कुलदीप की एक टर्न लेती हल्की उड़ान वाली गेंद बावुमा के अंदर आ गई। बावुमा डिफेंस करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद ने अंदर घुसते हुए उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा ले लिया और पास खड़े ध्रुव जुरैल के हाथों में समा गई। बावुमा सिर्फ 3 रन बना सके। 71 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुका था। 3 विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर टोनी डी जॉर्जी और व्यान मुल्डर थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने दबाव में समझदारी से खेलना शुरू किया। भारतीय कप्तान ने स्पिन को लगातार बनाए रखा। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों ही लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। वो रन बांधकर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे। दक्षिण अफ्रीका की जोड़ी ने शुरुआत में बड़े शॉट नहीं लगाए, लेकिन जब भी गेंद ढीली मिली, उन्होंने कुछ चौके निकालकर रणगति को संभाले रखा। जब पारी 25वें ओवर में पहुंची, दक्षिण अफ्रीका ने 100 रन पूरे कर लिए। रणगति अच्छी थी, लेकिन विकेट गंवाना उन्हें महंगा पड़ सकता था। इसी बीच भारतीय कप्तान ने वॉशिंगटन सुंदर को भी गेंदबाजी पर लगाया, ताकि एक अलग एंगल से विकेट निकालने की कोशिश हो। सुंदर ने अपनी लाइन लेंथ से अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को बांधकर रखा, लेकिन वो भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। दूसरी ओर डी जॉर्जी और मुल्डर दोनों बेहद धैर्य के साथ खेल रहे थे। वो समझ चुके थे कि शुरुआती झटकों के बाद उन्हें पारी को लंबे समय तक संभालना पड़ेगा। भारतीय गेंदबाजों ने भी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। फील्डिंग भी टाइट थी, शॉट्स पर रोक लगी हुई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की यह जोड़ी धीरे धीरे खुद को सेट करती जा रही थी।
जब तक लंच ब्रेक का समय आया, दक्षिण अफ्रीका का और कोई विकेट नहीं गिरा। सत्र के अंत तक उनकी पारी 3 विकेट पर 105 रन पर थी। डी जॉर्जी 15 रन बनाकर नाबाद थे और मुल्डर 22 रन बनाकर डटे हुए थे। शुरुआती झटकों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने स्थिति को संभाल लिया था और अब ये जोड़ी लंच के बाद क्या करती है, यही देखने वाली बात होगी। लंच ब्रेक के बाद जब तीसरा सत्र शुरू हुआ, भारतीय टीम नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरी। पिच अब थोड़ी धीमी होती दिख रही थी और भारतीय गेंदबाज, खासकर स्पिनर, सत्र शुरू होते ही दबाव बनाने लगे। तीसरे सत्र के सिर्फ तीसरे ओवर में ही भारत को वो सफलता मिल गई जिसकी तलाश थी। गेंद थी कुलदीप यादव के हाथों में, जो पहले ही शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर की एक गेंद पर व्यान मुल्डर ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। वो शॉट कभी कभी बहुत कारगर होता है, लेकिन ये एक जोखिम भरा शॉट है और मुल्डर इस बार चूक गए। कुलदीप ने ओवर द विकेट गेंद डाली, जो पिच पर गिरते ही अंदर की ओर मुड़ गई। मुल्डर ने बल्ला घुमाया तो गेंद बल्ले से दूर निकलकर सीधे उनके पैड पर जा लगी। गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप की लाइन में लग रही थी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील कर दी और अंपायर ने उंगली उठा दी। मुल्डर को लगा कि शायद गेंद पैड पर लगने से पहले बल्ले से लगी हो या शायद गेंद स्टंप मिस कर जाए, इसलिए उन्होंने रिव्यू ले लिया। रिव्यू लेने के लिए टाइमर भी लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने किसी तरह टाइम रहते DRS ले लिया। लेकिन रिव्यू में साफ पता चला कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा रही थी, यानी फैसला बिल्कुल सही था। दक्षिण अफ्रीका का रिव्यू भी बेकार गया और मुल्डर 24 रन बनाकर आउट हो गए। यही नहीं, 120 के स्कोर पर टीम अपना चौथा विकेट खो चुकी थी। मुल्डर के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी टोनी डी जॉर्जी पर थी, जो कुछ देर से अच्छी तरह टिके हुए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी अटैक अलग ही लय में था। कुलदीप के बाद एक बार फिर बुमराह को गेंदबाजी पर लाया गया। उन्होंने आते ही डी जॉर्जी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बुमराह की गेंदें कभी अंदर आती, कभी बाहर जाती और बल्लेबाज को असमंजस में डाल देती, और फिर वही हुआ जिसकी हर भारतीय दर्शक उम्मीद कर रहा था। बुमराह की एक गेंद थोड़ी नीची रह गई, यानी पिच पर गिरकर कम उछली। गेंद राउंड विकेट डाली गई थी और हल्का सा अंदर की ओर कट करती हुई आई। डी जॉर्जी गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने LBW दे दिया। डी जॉर्जी ने भी रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद ऑफ स्टंप पर लगते हुए सीधे मिडिल स्टंप पर जा रही थी, यानी वो पूरी तरह फंस चुके थे। 24 रन बनाने के बाद वो भी पवेलियन लौट गए और बुमराह का ये तीसरा विकेट था। बुमराह के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्हें पता था कि वो आज खास प्रदर्शन करने वाले हैं। अब स्कोर हो चुका था 120 पर 5 विकेट। दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन में थी और अभी भी काफी ओवर बाकी थे। ऐसे समय पर बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर काइल वेरेन और युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स, दोनों ने स्थिति को समझते हुए शुरुआत में बेहद सतर्क होकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। रन बहुत मुश्किल से आ रहे थे। चौके लगभग बंद हो गए थे और बल्लेबाजों से एक एक रन के लिए जूझ रहे थे। सिराज, जो अपने पहले स्पेल में थोड़ा महंगे साबित हुए थे, अब अपने दूसरे स्पेल में बिल्कुल नए आगाज के साथ लौटे। उनकी गेंदें रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गई थीं। रिवर्स स्विंग टेस्ट मैच में सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। 45वें ओवर में सिराज ने एक शानदार गेंद डाली। गेंद हवा में आती हुई अचानक अंदर की ओर मुड़ गई। काइल वेरेन इस मूवमेंट को पढ़ नहीं पाए और गेंद उनके पैड पर जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों ने जोर से अपील की और अंपायर ने समय लिए बिना उन्हें आउट दे दिया। वेरेन ने उम्मीद से DRS लिया, लेकिन स्क्रीन पर दिखा कि गेंद सीधी स्टंप्स की ओर जा रही थी, यानी फैसला बिल्कुल सही था। वेरेन सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका 146 के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा चुका था। सिराज यहीं नहीं रुके। उसी ओवर की अगली गेंदों में उन्होंने नए बल्लेबाज मार्को यानसन को भी अपना शिकार बना लिया। यानसन ने अभी खाता भी नहीं खोला था। सिराज ने एक लेंथ बॉल डाली जो हल्का सा अंदर की ओर मुड़ी। यानसन आधा कदम आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधा ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराई। यानसन बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। सिराज के इस ओवर में 2 विकेट गिरे और माहौल गर्मा गया। अब दक्षिण अफ्रीका के लिए बचाव करना और मुश्किल हो गया था। ट्रिस्टन स्टब्स अब दूसरे छोर पर अकेले जूझ रहे थे और उनके साथ क्रीज पर आए कॉर्बिन बॉश। हालांकि दोनों ने कोशिश की कि कम से कम टी ब्रेक तक कोई और विकेट ना गिरे। कुछ देर तक उनका प्लान सफल होता भी दिखा। भारतीय गेंदबाज कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। फिर आया टी ब्रेक से ठीक पहले का आखिरी ओवर। गेंदबाज थे अक्षर पटेल। इस ओवर में अक्षर ने गेंदों को अलग अलग तरह से टर्न कराते हुए बल्लेबाज को परेशान किया। आखिरी गेंद बॉश
रक्षात्मक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बिल्कुल नहीं घूमी, सीधी रही और अंदर की ओर आती हुई उनके पैड पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। अंपायर ने उंगली उठा दी। बॉश ने सिर्फ 3 रन बनाए थे। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का 8वां विकेट भी गिर गया और स्कोर 8 विकेट पर 154 रन हो गया। टी ब्रेक तक ट्रिस्टन स्टब्स 15 रन बनाकर नाबाद थे और उनके सामने अब सिर्फ टेल एंडर्स बचे थे। बुमराह, कुलदीप और सिराज तीनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को लगभग तहस नहस कर दिया था। पिच अब गेंदबाजों के लिए मददगार दिख रही थी और भारतीय टीम बड़े आत्मविश्वास के साथ मैदान छोड़कर ब्रेक की ओर बढ़ी। तीसरे सत्र में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह ढा दिया। 55वें ओवर में बुमराह की तेज और अंदर आने वाली गेंद के सामने नंबर 10 बैटर साइमन हार्मर बेबस दिखे। बुमराह ने गुड लेंथ पर गेंद फेंकी, जो पिच पर गिरते ही दाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर अंदर की तरफ काफी तेजी से मुड़ी। हार्मर क्रीज पर जमे खड़े थे और बस बैट आगे करके बचाव करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधा ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। हार्मर 5 रन बनाकर बोल्ड हुए और बुमराह को उनका चौथा विकेट मिल गया। बुमराह ने हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान देते हुए अपना जश्न मनाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तो बुमराह ने कमाल ही कर दिया। नई गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने केशव महाराज को एक खतरनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली। गेंद सीधे महाराज के पैरों की तरफ आई। गेंद उनके पैड पर तेजी से लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। महाराज बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान ट्रिस्टन स्टब्स 15 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की गेंदबाजी पूरी तरह हावी रही। बुमराह ने सिर्फ 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटककर अपनी काबिलियत फिर साबित की। उनके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल को एक सफलता मिली। दिलचस्प बात यह रही कि दक्षिण अफ्रीका ने इस पारी की शानदार शुरुआत की थी। टीम ने 57 रन तक कोई विकेट नहीं गंवाया था और ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन अगले 102 रन के भीतर उनकी पूरी टीम पवेलियन लौट गई। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर सिमटने के बाद अब बारी थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की। भारत की ओर से ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। पूरे दिन गेंदबाजों ने दबदबा बनाए रखा था, इसलिए बल्लेबाजों पर भी शुरुआत सावधानी से करने का दबाव था। दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी की शुरुआत वियान मुल्डर और मार्को यानसन के हाथों में दी। दोनों गेंदबाज नई गेंद को स्विंग कराने की कोशिश में थे और शुरुआती कुछ ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने भी पूरा धैर्य दिखाया। पहले कुछ ओवरों में भारत की शुरुआत काफी धीमी रही। विकेट पर गेंद रुक रुक कर आ रही थी और गेंदबाज बल्लेबाजों को लगातार परख रहे थे। इसी वजह से राहुल और जायसवाल ने जोखिम भरे शॉट खेलने से बचते हुए सिर्फ डीली गेंदों का इंतजार किया। धीरे धीरे जायसवाल ने अपनी लय हासिल करनी शुरू की और कुछ बेहतरीन चौके लगाकर भारतीय पारी को गति दी। उनके कवर ड्राइव और पॉइंट के ऊपर से मारे गए शॉट दर्शकों को खासे पसंद आए और मैदान में थोड़ी रौनक भी लौटी। लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी जायसवाल लंबी पारी नहीं खेल सके। 7वें ओवर में मार्को यानसन ने वो विकेट हासिल कर लिया जिसकी उन्हें शुरुआत से तलाश थी। यानसन ने लेंथ थोड़ा पीछे रखी, जिससे जायसवाल कट शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उतनी ऊंची नहीं उछली जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराकर सीधा लेग स्टंप पर जा लगी। पूरी ईडन गार्डन्स की भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई। जायसवाल निराश होकर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके 27 गेंदों की इस पारी में 3 सुंदर चौके शामिल थे। जायसवाल के आउट होने के बाद भारतीय टीम ने सबको चौंकाते हुए वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पर भेज दिया। ये कदम सभी के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन शायद भारत की रणनीति विकेट पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखना और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सुंदर को सेट करना था। सुंदर क्रीज पर आए और आते ही अपनी शांत और संयमित बल्लेबाजी से संकेत दे दिया कि वह विकेट पर टिकने के इरादे से खेलने आए हैं। दूसरी ओर केएल राहुल भी अपने क्लासिक अंदाज में गेंद को आखिरी समय तक देखते हुए खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह जानते थे कि दिन का समय कम बचा है और ऐसे में विकेट बचाकर खेलना टीम के लिए सबसे सही विकल्प है। राहुल और सुंदर ने अगले कई ओवर बिना जोखिम उठाए बिताए। दोनों न तो बड़े शॉट खेल रहे थे, न ही तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम और कोई विकेट न गंवाए। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने अच्छी लाइन लेंथ जरूर रखी, लेकिन भारतीय जोड़ी ने हर चुनौती का धैर्य से सामना किया। धीरे धीरे उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया और बिना विकेट खोए भारत की पारी को स्थिर कर दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 37 रन बना लिए थे। केएल राहुल 13 रन और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद रहे।
पहले दिन का अंत भारत के लिए सकारात्मक रहा। गेंदबाजों ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बनाई और बल्लेबाजों ने दिन के आखिरी सत्र में समझदारी दिखाते हुए विकेट बचाए रखा। दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।